हाय गाइस, वेलकम टू मिदा गुरु। आज हम लोग करने वाले ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एनसीईआरटी और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। सो एक बैठ जाइए, सिट प्रॉपरली, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन एंड हियर वी गो। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। खुद से सॉल्व करने पे चीज़ें याद हो जाती हैं। सो हियर वी गो, चलिए चलते हैं। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन पूछा है कि इसका मतलब क्या है। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहने का क्या मतलब है? तो बेसिकली पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा चेंज होता है, लेकिन इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाता। किसका? आइज का। तो उसको चेंज कर, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस को चेंज ना करे, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हम है, हमारे पास क्या है? आइज है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो घसक के यहाँ पे आ गया, पोजीशन ओ डैश पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज हो गया, लेकिन इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, तो हमको वो दिखेगा ही नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुदरत ने हमें एक बहुत बेहतरीन तोहफा दिया है जिसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या कहता है कि द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये चेंज हो गया, और अब पढ़ेंगे द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अगर एग्जाम में आए तो यही लिखना है, और आएगा ही, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person with a myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens should to restore proper vision? तो एक पर्सन है, उसको क्या हुआ है? मायोपिया। मायोपिया। तो मायोपिया किसको कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की चीजें साफ साफ दिखेंगी और दूर की चीजें धुंधली दिखेंगी। तो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से ज़्यादा वो नहीं देख सकता। तो व्हाट शुड बी टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस? तो याद रखिएगा कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, नॉर्मल विजन, मायोपिया, और करेक्ट विथ लेंस डाइवर्जिंग लेंस। देखिए, इसी का नाम है कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आए इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्या कह रहा है ये? व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन? अरे रे भैया, नॉर्मल विजन के लिए हमारा जो नज़दीक नज़दीक वाला है और दूर वाला है, कितना होना चाहिए? अगर हमें स्ट्रेन नहीं डालना आंखों पे, तो कि कितना डिस्टेंस पर रखें ऑब्जेक्ट को कि साफ साफ दिख जाए। तो इसका आंसर तो हमें नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? टॉपर को बुलाते हैं। तो हमारे पास है एक टॉपर, तो बुलाते हैं उस टॉपर को। देखिए, टॉपर, तो टॉपर साहब बताएंगे अभी। वो टॉपर साहब का नाम मिंटू है, और कह रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। आई हैव रीड इन एनसीईआरटी दैट नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? टॉपर साहब ने क्या बताया कि एक ह्यूमन आई का, एक नॉर्मल ह्यूमन बीन का विथआउट स्ट्रेन देखने का जो कैपेसिटी होता है, नियर पॉइंट वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। मतलब जितना चाहे उतना दूर देख सकता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू टॉपर साहब। अब अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। what could be the defect what could be the defect child is suffering from? How can it be corrected? तो दूर की चीजें धुंधली दिखती है, ये किस में होता है? मायोपिया में। तो ये मायोपिया होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा? मायोपिया। ठीक है। और विच हाउ कैन इट बी करेक्टेड? एंड इट इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो चलिए देखते हैं। ओ, ये आ गए अपने टॉपर साहब। टॉपर साहब क्या बोल रहे हैं? आई एम वेयरिंग गॉगल्स। अच्छा, मैंने गॉगल्स पहना है बिकॉज ऑफ माई आई बॉल्स हैज़ इलोंगेटेड। मायोपिया का ये है कि मायोपिया का ये कंडीशन है कि आई बॉल जो है वो इलोंगेटेड हो जाती है एंड फोकल पॉइंट बढ़ जाता है। एंड दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, एंड इट इज करेक्टेड बाय अ concave lens. It is corrected by myopia is corrected by a concave lens। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आते हैं चैप्टर एंड क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर सोचिए, और हियर वी गो। पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी तो हम पढ़ के आए कि द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ according to the object distance is called power of accommodation. The human eye can focus object different distance by adjusting its focal length of lens. It is due to accommodation. अच्छा, next. Okay, ये टॉपर सा बता रहे हैं। The ability of eye to change its focal length according to the object distance is called power of accommodation. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट, कहाँ पे बनाता है? जो ह्यूमन आई है वो इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है? तो ऐसा सब जानते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? ये होता है रेटिना पे। देखो, ये एक सुंदर सा गुलाब है, और इस सुंदर सा गुलाब की तस्वीर बन रही है आंखों में। और ये कहाँ पे बन रही है? आंखों के नेचुरल स्क्रीन पे, जिसका नाम है रेटिना। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? रेटिना, डी। डी इज द आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 3। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, कि जो नियर पॉइंट होता है, एक यंग नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट विदाउट स्ट्रेन, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। नहीं नहीं, ये नहीं, ये सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज 25 सेंटीमीटर। चलो, टॉपर ने भी बोल दिया, अब तो पक्का वही होगा। चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 4। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज caused by the action of ciliary muscle.
देखो, सिलेरी मसल ही जो आई लेंस है उसको छोटा या बड़ा करती है। तो जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज caused ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल सी। चलो, चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 5। A person need a lens of power -5.5 diopter for correcting this distance vision. For correcting his near vision, he needs a power of 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? तो पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा, पावर दे रखा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर, 1/-5.5, दैट इज 10/55। और ये आएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 211। 11 से 2 कितना बनेगा, 1 8। तो 1 8 181 181 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 18.1 सेंटीमीटर। तो इतना होगा पहला इसका, किसका, ये है हमारा डिस्ट नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन के लिए, डिस्टिंक्ट फॉर डिस्टिंक्ट विजन, या फिर इसको 1 नंबर दे देते हैं। और सेकंड में क्या पूछा है कि नियर विजन के लिए क्या होगा, तो वही फोकल लेंथ होगा 1//पावर 1/1.5, दैट इज 2/3 मीटर्स, 66.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 6। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ eye. What is the nature and the power of a lens required to correct this problem? पहली बात, ये कौन सा प्रॉब्लम है, मायोपिया। सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ पे है मायोपिया, ठीक है। एंड मायोपिया को कैसे करके किया जाता है गाइस, एक कॉनकेव लेंस से या फिर इसे बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो एक डाइवर्जिंग लेंस से किया जाता है। बोल रहा है कि फार पॉइंट इन एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। लेकिन बोल रहा है इसका फार पॉइंट मायोपिक आई का फार पॉइंट कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कौन से पावर का लेंस यूज़ किया जाए कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पहला तो नेचर हमेशा कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे। एंड दूसरे में कि कितने कितने पावर का लेंस यूज़ किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में देखिए, ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम लोग, मेनली ये क्या कह रहा है, मायोपिया में क्या होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो हो क्या रहा है, ये आई लेंस है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर पे एक रखा ऑब्जेक्ट,
ये 80 सेंटीमीटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो तो साफ साफ दिख जाएगा, क्लियरली सीन। बट अगर इसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ब्लर दिखेगा। कैसे दिखेगा? ब्लर। तो हमें यही प्रॉब्लम ठीक करना है कि ये चीज़ सही हो जाए। ये चीज़ सही कैसे होगी? तो एक कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस, जो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दे विद इन 80 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दे विद इन 80 सेंटीमीटर, तब तो वो ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिख जाएगा। समझ में आया? तो फिर यहाँ पे हम लोग u कितना लेंगे? माइनस ऑफ, ये सॉरी, u माइनस इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, और फार पॉइंट का बात कर रहा है। v v कहाँ पे बनाना है? -80 पे। समझे? और फोकल लेंथ हमें नहीं पता, फोकल लेंथ निकालना है तो धड़ाधड़ हम लोग लगा देते हैं लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, दैट इज 1/-80 -1/∞। ओ ये तो जीरो हो गया। तो 1/f कितना आ गया? 1/-80, और f कितना आ जाएगा? 80 -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारा -80 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें निकालना है पावर। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? 1/f इन मीटर्स। तो ऐसा लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स 1/80/100, और ये हो जाएगा -100/80, 101054। तो 5/4 माइनस में डियोप्टर, और ये कितना आएगा? ये अप्रॉक्स होगा 1.25 डियोप्टर के माइनस में। तो -1.25 डियोप्टर चाहिए होगा पावर एक लेंस का इस मायोपिया को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। चांसेस है अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आ गए हाइपरमेट्रोपिया पे। एक न्यूमेरिकल हाइपरमेट्रोपिया पे भी है। तो हाइपरमेट्रोपिया को कैसे हम लोग ये करते हैं? ठीक, एक कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, याद रखिएगा। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। फिर से एक आई बनाते हैं समझने के लिए थोड़ा। नियर पॉइंट बोल रहा है कि 1 मीटर है। यहाँ पे एक 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये साफ साफ दिख जा रहा है, सीन क्लियरली। बट अगर हम इससे पास में लाते हैं कुछ, तो ब्लर ब्लर हो जाएगा। मायोपिया में सामने की चीज साफ दिखती है और दूर की चीज धुंधली दिखती है। ठीक उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया पे। याद रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में सामने की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। इसका जो नियर पॉइंट है वो घसक के 1 मीटर पे चल गया है। इस लेंस का, आई लेंस का नियर पॉइंट घसक के 1 मीटर पे चला गया है, और पूछ रहा है कि इसको कैसे करेक्ट किया जाए। नॉर्मल आई का दे दिया है 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? एक तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, और दूसरा में हमें पावर चाहिए। तो पावर के लिए फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ के लिए गुरु हमें तो निकालना पड़ेगा 1/v - 1/u। ठीक, v कितना है? 1 मीटर -100। u कितना है? -25 सेंटीमीटर। और अब निकाल देते हैं। तो 1/f = 1/v, दैट इज -100 -1/25 माइनस, तो क्या आ जाएगा? 1/25 -100, 1/100 सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा
100 LCM, 4 minus 1, that is 3/100, क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स। तो फोकल लेंथ जो है वो कितना आ गया, 3/100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यही आ गया ना, हाँ फोकल लेंथ 100/3, सॉरी 100/3 सेंटीमीटर। और मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर होता है 1/f इन मीटर्स, इसको डिवाइड कर देते हैं 1/3। तो मीटर में कितना आ जाएगा ये चीज़, मीटर में कितना आ जाएगी, 100/3 इंटू 1/100। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 1/3, 1/1/3, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, दैट इज 3 डियोप्टर, वो भी प्लस में। तो पावर कितना आ गया, पावर कितना आ गया, +3 डियोप्टर। तो +3 डियोप्टर चाहिए हमें उस हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एंड हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? ओके, देखो होता क्या है, 20 नियर पॉइंट क्या होता है एक आई का, 25 सेंटीमीटर। अगर ये एक आई है तो इसका नियर पॉइंट कितना है और फार पॉइंट कितना है। नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, नॉर्मल आई का। समझ आ रहा है? तो क्या होगा कि आखिर हम लोग 25 सेंटीमीटर से पहले क्यों नहीं ठीक से देख पाते बिना स्ट्रेन लगाए, क्योंकि हमारा एक, कहा जाए तो हमारा एक एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग पार नहीं कर सकते। नेचर में जो चीज़ भी है, जो चीज़ भी हो रहा है, रिएक्शंस, सब चीज़ का एक अपना एक सेफ्टी पॉइंट है। तो इस आई लेंस का भी एक सेफ्टी पॉइंट है जिसको हम लोग को पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें थोड़ा दर्द होगा, स्ट्रेन होगा। तो उसी पॉइंट का नाम है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ आई। इस पॉइंट के बाद अगर हम और अंदर लाएंगे, मतलब मान लो कि हम लोग 20 सेंटीमीटर पे लाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो आईज है वो बल्ज नहीं हो पाएंगी ठीक से, ये बल्ज नहीं हो पाएंगी। ये क्या नहीं हो पाएंगी, बल्ज, डू नॉट बल्ज। तो अगर नहीं हो पा रही हैं और हमें करना है तो फिर वो स्ट्रेन आ जाएगा, हमें दिक्कत होगी देखने में। तो इसलिए कहा गया है कि एक नॉर्मल आई के लिए ठीक से देख नहीं पाता। अगर मेरा एक नॉर्मल आई है और मैं 25 सेंटीमीटर से सामने में रखता हूँ तो वो ठीक से देख नहीं पाता वो ऑब्जेक्ट को। तो चलिए देख लेते हैं, तो क्यों, क्योंकि बल्ज नहीं हो पाती। ओके, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए। एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर द ciliary मसल कैन नॉट बल्ज द आई लेंस anymore. The object cannot be focused on the retina and it appears blurred to the eye as shown in given figure. चलो गिवन फिगर भी दिया होगा। ओके, गिवन फिगर मतलब यहाँ पे ये जो मैंने बनाया, फिगर बना देते हैं यहाँ पे। ये हमारा आई लेंस है और ये जो है 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट है। और इसके बाद हमारा जो सिलेरी मसल है, सिलेरी मसल्स, यहाँ पे एक सिलेरी मसल्स होता है, ये बल्ज नहीं कर पाता हमें और आईलेंस को छोटा नहीं कर पाता, इसलिए हमें जो है दिक्कत होती है देखने में। आगे देखते हैं, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई।
व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस? कुछ नहीं। क्या बोल रहा है कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस चेंज होता है क्या आई का? कैसे चेंज हो जाएगा? रेटिना चेंज कर रहा है क्या? ये आई है, ये आई लेंस है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जो इमेज बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। इसका भी रेटिना पे बनेगा और इसका भी रेटिना पे बनेगा अगर यहाँ पे कोई इमेज है तो। समझ आ रहा है? तो इमेज डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजेस। क्या लिखा है? द आई लेंस ऑफ अ नॉर्मल आई forms the image of object at various distance on the same retina. Therefore, the image distance in the eye remains same. हाँ ठीक है, सही बोला उसने कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट का वो लोग इमेज बनाता है एक आई में रेटिना पे। तो रेटिना तो कहीं नहीं जा रहा है ना, रेटिना तो हमारे पास ही है, वो इमेज डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। आगे देखते हैं। ये फार पॉइंट, ये नियर पॉइंट, ये देखो, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, रेटिना पे ही इमेज बन रहा है दोनों जगह पे। ओ, मिंटू भी आ गया है। यही है, ये तो पावर ऑफ एकोमोडेशन है। अच्छा, हाँ, इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं कि अपना फोकल लेंथ को चेंज करके हम लोग अपना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेते हैं ताकि इमेज डिस्टेंस हमारा सेम रहे। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। थैंक यू मिंटू। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डू स्टार ट्विंकल? स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? देखो, हमारी धरती कैसी है? ये सर्कल है लेकिन हमारी धरती गोल है। हालांकि पर्टिकुलर सर्कल भी नहीं है, लेकिन धरती गोल है और उसके आजू बाजू अराउंड एटमॉस्फेयर्स है हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। इसका डेंसिटी अलग, इस लेवल का डेंसिटी अलग, इस लेवल का डेंसिटी अलग। तो डेंसिटी अलग होने के कारण और स्टार्स बहुत दूर है, बहुत दूर होने के कारण ये बिहेव करते हैं एज अ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स कहने का क्या मतलब है कि एक जगह है, एक पॉइंट है जहाँ से लाइट आ रही है। तो जैसे ये लाइट रे आई, ये ऐसे रिफ्रैक्ट की यहाँ, फिर रिफ्रैक्ट की यहाँ, फिर आई हमारे ऑब्जर्वर के आइज में। ठीक, यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इसीलिए जब ये लाइट इधर आई, ऐसे आई, तो हमें लगेगा कि लाइट जो है इसे पीछे से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो स्टार का पोजीशन भी चेंज हो गया यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि वो लाइट कभी इधर आ रही है, कभी उधर आ रही है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि हमें लगता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रही है। मतलब कभी ज़्यादा आ रहा है लाइट, कभी कम आ रहा है। आंखों में इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं लाइट की। रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर हमारी आंखों में आया और हमने वो लाइट रे एक्सटेंड कर दी और यहाँ पे हमें वो पोजीशन दिख गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Star twinkle due to atmospheric refraction. The path of straight light, star light changes. It passes through the atmosphere, causing the star position to appear change. स्टार पोजीशन चेंज दिखता है और द चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज काउज ट्विंकलिंग इफेक्ट। कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, तो यही रीज़न होता है कि क्यों हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, मेकिंग स्टार्स अपेयर्स ब्राइट और डिम। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डज सन अपेयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? देखो, ये क्यों होता है?
ये हॉराइजन है, यहाँ से सन बाहर आया। हॉराइजन पे हमसे सन सबसे दूर होता है, फार, बहुत दूर होता है। एंड लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, हमने पढ़ा है वेव। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, ठीक है। इसका मतलब कि रेड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है और वॉयलेट थोड़ा कम दूर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ वो ज़्यादा फास्ट और दूर ट्रैवल करेगा। तो सबसे ज़्यादा फार हम वो होराइजन पे होता है, सन। तो जब सबसे दूर है तो वो लाइट आएगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड की सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमें वो रेड दिखाई देता है। याद रखेंगे, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग पे रेड दिखाई देता है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सनलाइट फर्स्ट passes through the denser layer of the air earth atmosphere before reaching our eyes near the horizon, ठीक है। डस्ट पार्टिकल नियर द horizon scatter most of the blue light of the small wavelength, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो वहीं पर स्कैटर कर गई। एज अ रिजल्ट द लाइट रीचिंग आवर आइज हैज़ अ लार्ज वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वही लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, मेकिंग सन अपेयर रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। और यही रीज़न है क्यों कि सनराइज और सनसेट में हमें रेड दिखता है। तो आप लोग अगर खुद से ट्राई करेंगे लिखने का, ये खुद से ट्राई किया हुआ है, खुद से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन खुद से ट्राई कीजिए लिखने का और देखिए कि क्या सिमिलैरिटी, मतलब कितना अच्छा आप लोग लिख पा रहे हैं। उसके बाद व्हाई डज स्काई अपेयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। अच्छा, जब हम एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं, मतलब ये अर्थ है, यहाँ पे एक रॉकेट था, रॉकेट में एस्ट्रोनॉट बैठे और ये अर्थ के बाहर चले गए, तो उन्हें सब अंधेरा अंधेरा क्यों दिखता है। यहाँ पे अंधेरा अंधेरा क्यों दिखता है, तो इसलिए दिखता है क्योंकि बाहर क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। वैक्यूम है अंदर, वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है कि उससे टकरा के लाइट स्कैटर कर सके। तो जब कुछ है ही नहीं तो लाइट सीधा निकल जाती है, इसलिए। और लाइट जब तक टकरा के वापस नहीं आएगी हमारी आंखों में तब तक हमें कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए बाहर तो हमें अंधेरा दिखता है, लेकिन अंदर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है या फिर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है वहाँ के डस्ट पार्टिकल से। एंड एस्ट्रोनॉट्स चूंकि स्पेस में रहते हैं तो उनके पास तो पार्टिकल्स है नहीं, वहाँ पे वैक्यूम खाली जगह है, तो लाइट रे सीधा ट्रैवल कर जाती है, टकरा के वापस नहीं आती, स्कैटर नहीं करती। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। एंड एज एन एस्ट्रोनॉट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ द एटमोसफेयर बिकम थिन। In the absence of molecule or dust particles, light doesn't scatter. The lack of scattering means the sky appears dark in space. ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करना है। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। एक्चुअली प्लैनेट जो है, मान लो ये अर्थ है और ये वेनस है या फिर कुछ भी है, कोई भी है, तो ये बहुत पास है अर्थ के कंपेरेटिवली स्टार्स के। स्टार एक पॉइंट सोर्स है, तो स्टार से जो लाइट आ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इसकी जो इंटेंसिटी है स्टार्स की, पहले स्टार्स की बात करते हैं फिर ये प्लैनेट्स की बात करेंगे। इसकी इंटेंसिटी कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये ट्विंकल कर रहा है। ठीक, प्लैनेट्स के साथ क्या परेशानी है, क्यों नहीं वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं लाइट के, तो ये एक लार्ज सोर्स है, लार्ज सोर्स ऑफ लाइट।
तो हालाँकि यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस वेनस, ये अगर वेनस है, तो यहाँ से भी लाइट रे आ रही है टकरा के और रिफ्रैक्ट होके हमारे ऑब्जर्वर की आइज़ में जा रही है। लेकिन ड्यू टू द यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जहाँ से लाइट रे निकल रहा है, तो एवरेज जो लाइट है वो कांस्टेंट बनी होती है। और अगर कांस्टेंट बना है तो ट्विंकल नहीं कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। द प्लैनेट्स आर मच नियर टू द अर्थ सरफेस एंड because of this they can be considered as a large source of light. If the planet is considered to be a collection of very large number of point source, then the average value of change in the amount of light is negligible or zero. Due to this, effect of twinkling nullified. इसकी वजह से नहीं हो पाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। चलिए एक एनिमेशन देखते हैं। ये जो है सन और ये अर्थ है, वेनस है, ये मार्स है। तो होता क्या है, स्टार्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे छोटे, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो बड़े हैं, मेजर सोर्स ऑफ लाइट है। तो याद रखना है कि ड्यू टू द साइज ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, it behave as a large source of light. Due to this, stars twinkles and planets do not twinkle. So hope so आपको ये एनिमेशन पसंद आया होगा। सो ये एंड ऑफ द स्लाइड था और थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। उन्हें भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। सो थैंक यू गाइस।